बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है वो पढ़ेंगे। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था, तो यही समझ लें कि रिविज़िट ही है उसका। लेकिन वहाँ पे हमने, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने एक पॉइंट लिया था, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए थे। एक पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स एक सिस्टम में x1 x2 x3 थे, और दूसरे सिस्टम में उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 डैश x2 डैश एंड x3 डैश थे। तो हमने रिलेशन फाइंड किया था कि हाउ कैन वी गो फ्रॉम प्राइम टू अनप्राइम या अनप्राइम टू प्राइम सिस्टम, कि इफ़ यू हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P in unprimed coordinate system, then how can you know the components of the point P in primed coordinate system। तो वो हमने सारा प्रोसेस किया था। फिर वो नीचे हमने एक रिलेशन भी निकाल लिया था, ठीक है। उधर भी हमने फिर वो मैट्रिक्स एक निकाला था, अगर आप लोगों को याद हो तो उधर भी हमने वो मैट्रिक्स क्यू यूज़ किया था। वो जो मैट्रिक्स क्यू था उसकी जो एंट्रीज थी वो उसमें भी जो है वो कोसाइन ऑफ जो भी आपने उधर लिखा है वो था। तो इसमें भी जो भी हम मैट्रिक्स जो लिखा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसमें की भी जो एंट्रीज आएंगी वही आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्योंकि बेसिस का जिक्र नहीं किया था, तो यहाँ पे जो है वो बेसिस के लिहाज से हम देखेंगे कि हम बेसिस, एक सिस्टम की बेसिस को दूसरे की सिस्टम की बेसिस से जो है वो कैसे कोइंसाइड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए रेक्टेंगुलर। तो उन एक का सेट ऑफ बेस वेक्टर्स जो है वो EI है, और दूसरे का जो है वो EI डैश है। वही मतलब हो गया कि एक प्राइम सिस्टम है और एक जो है वो अनप्राइम सिस्टम है। और इस सिस्टम को हमने यहाँ दिखाया हुआ है, E1 E2 E3 एक सिस्टम है, और ये E1 डैश E2 डैश और E3 डैश ये दूसरा सिस्टम है, दूसरी सिस्टम की जो है वो बेसिस है। तो दोनों रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि आपस में ये जो है वो 90 डिग्री पे हैं। ये आपस में क्या है, 90 पे हैं। ये E1 का जिनका मॉड भी 1 है इंडिविजुअली, और अगर आप आपस में इनका लें डॉट प्रोडक्ट तो वो 0 आता है, यानी कि E1 डॉट E2 E2 डॉट E3 या E3 डॉट E1 ये सारे 0 हैं। इसी तरह E1 डैश डॉट E2 डैश E2 डैश E3 डैश या E1 डैश E3 डैश ये आपस में सारे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, एंगल जिनका 90 का है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि अगर हमने इनको कोइंसाइड करवाना हो, E1 को E1 प्राइम या E2 को E2 प्राइम, E3 को E3 प्राइम, तो क्या रोटेट करवाएंगे E1 को किसी एंगल से ताकि वो E1 प्राइम तक पहुंच जाए, E2 को E2 प्राइम तक, और E3 जो है वो E3 प्राइम तक पहुंच जाए, रोटेट करवा के, ठीक है। तो ये हमें नज़र आ रहा है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट EI कैन बी मेड टू कोइंसाइड विद EI डैश, यानी कि हम EI और EI डैश को आपस में मिला सकते हैं। कैसे? थ्रू आइदर अ रिजिड बॉडी रोटेशन, कि रोटेट करवा के, यानी ऐसे एंगल से रोटेट करवाएं कि E1 और E1 डैश, जिन E1 यहाँ से रोटेट करता करता जो है वो E1 डैश को जो है वो मिल जाए, E1 डैश के ऊपर आ जाए, यानी कोई किसी ट्रांसफॉर्म होकर चला जाए ना, यानी कि कोई ऐसी रोटेशन हो जो E1 को उठा के जो है वो E1 प्राइम पे ले आए, यानी कि उस पर वो एक्ट करे और रिज़ल्ट में जो है वो E1 डैश मिल जाए, उसका रिजल्टेंट। ये नहीं कि E1 इज इक्वल टू E1 डैश नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ एक्ट करे E1 पे तो रिज़ल्ट क्या मिल जाए, जो है वो E1 डैश। तो जिस तरह यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है ना, ट्रांसफॉर्म ही वो करेगी ना, ट्रांसफॉर्मेशन ही E1 पे एक्ट करेगी तो हमें E1 डैश देगी ना। तो ये रोटेशन से, यानी कोई एंगल फिर होगा जिस एंगल से वो रोटेट करवा रही होगी, तो ये एक है रोटेशन से। तो ये आगे एक चीज़ लिखी हुई है, बोथ बेसिस आर सेम हैंडेड। ये डिफरेंट हैंडेड और सेम हैंडेड में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट और लेफ़्ट हैंडेड सिस्टम जो है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो अगर सेम हैंडेड हो, सिर्फ हमें रोटेशन ही चाहिए कि हम रोटेट करवाएं सिस्टम को और बेसिस को आपस में जो है वो कोइंसाइड करवा दें। लेकिन अगर डिफरेंट हैंडेड हो तो हमें रोटेशन भी चाहिए होती है, फिर प्लस जो है वो रिफ्लेक्शन भी चाहिए होती है।
ठीक है, कि इसको यानी कि अगर हम इधर ले जाएं ना कि अगर ये सेम हैंडेड है कि E3 डैश और E3 को भूल जाएं तो सिर्फ यही हो तो सिंपल रोटेट करवाएं ना, E1 जो है वो रोटेट करवाता है E1 डैश को कोइंसाइड कर जाएगा, E2 जो है E2 डैश को कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये सिंपल जो है वो वन हैंडेड राइट हैंडेड है, सेम हैंडेड है, यानी ये राइट हैंडेड है दोनों ना, E1 E2 भी राइट हैंडेड है, E1 डैश और E2 डैश भी राइट हैंडेड है, यानी कि सेम हैंडेड हो गए। तो अगर एक राइट हैंडेड हो और एक लेफ़्ट हैंडेड हो तो उसका फिर क्या तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है सपोज़ जो है वो आपकी जो क्या कहते हैं, ये जो E1 और E2 हैं ये राइट हैंडेड हैं, यानी कि E1 इधर है जिस तरह बताया था राइट हैंडेड में कि एक किस्म का काउंटर क्लॉकवाइज होता है कि x1 एक्सिस इधर होता है, x2 एक्सिस जो है वो वर्टिकल होता है। और लेफ़्ट हैंडेड में ये समझ लें कि जैसे समझाया था कि अगर E1 डैश और E2 डैश लेफ़्ट हैंडेड है तो x1 यानी कि x1 डैश इधर होगा हॉरिजॉन्टल, और जो x2 डैश होगा वो वर्टिकल होने के बजाय डाउनवर्ड होगा तो उसके परपेंडिकुलर लेकिन डाउनवर्ड होगा। तो अब अगर हमने उसको मैच करवाना हो सिंपल, अगर दोनों राइट हैंड हो तो मसला नहीं है, यानी E1 को रोटेट करवाया E1 डैश पे तक ले आया और E2 को रोटेट करवा के E2 डैश तक ले आया, ये दोनों राइट हैंडेड थी, यानी कि दोनों जो है ये x1 और x2 अबव, इधर भी x1 डैश और x2 डैश जो है वो वर्टिकल अबव का वर्ड यूज़ करें तो अच्छा है। तो ये सेम हैंडेड थी, तो एक ही रोटेशन से हमने जो है वो EI और EI डैश को कोइंसाइड करवा दिया। लेकिन अगर ये हो डिफरेंट हैंडेड, यानी कि अगर E1 E2 जो ये कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है अनप्राइम वाला, ये हो राइट हैंडेड और दूसरा हो लेफ़्ट हैंडेड। लेफ़्ट हैंडेड का मतलब यानी कि बजाय इसके कि E2 अभी फ़िलहाल E3 और E3 डैश को भूल जाएं, ठीक है, ये समझाने के लिए। अगर E1 इधर ही हो E2 उधर ही हो और आपका E1 डैश इधर हो और E2 डैश बजाय उधर होने के ये इधर हो, नीचे इस तरफ हो, यानी कि E2 डैश इधर ना हो बल्कि इधर हो, यानी ये लाइन यूं हो और ये इधर एरो लगा हो और यहाँ पे लिखा हो E2 और ये डैश, यानी ये E2 डैश वाली लाइन हो, ये यहाँ से निकल रही हो यहाँ तक E2 डैश वाली लाइन हो, E2 डैश वाली। अब हम क्या करें, अब हम चाहते हैं कि E1 प्राइम से मिले और E2 जो है वो E2 प्राइम से मिले। तो होगा क्या, पहले हम करवाएंगे रोटेट करवाएंगे ना जिस एंगल से, तो फ़र्ज़ करें E1 के हम रोटेट करवाया 30 से, तो ये 30 रोटेट हो गया तो E1 तो मिल गया E1 प्राइम से। तो E2 रोटेट करवा के उतने ही एंगल से जाहिर बात रोटेट करवाना है ना, इसको 30 से करवाया था इसको किसी और तो नहीं करवा सकते, ये तो 30 भी 30 से होगा। ये रोटेट होकर इधर आ गया, यानी इधर आ गया हमारा E2 रोटेट होकर। अब ये प्राइम से नहीं मिला, इसको कोई और नाम देते हैं, हैट का चले दे देते हैं, ठीक है, कि ये E2 हैट बन गया। अब ये देखें डैश से मिला नहीं इसलिए हैट कह रहे हैं। तो E2 डैश हमारा इधर है। अब हम इसको कराएंगे रिफ्लेक्ट। अब इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे ना इस एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस को मिरर जो है वो इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो इसका इमेज एग्जैक्टली जो है वो आपके E2 हैट का इमेज जो है एग्जैक्टली मिल जाएगा E2 प्राइम के साथ। तो ये डिफरेंट हैंडेड होने की वजह से, यानी कि अगर डिफरेंट हैंडेड हों तो रोटेशन भी करनी पड़ती है, फिर रिफ्लेक्शन करनी पड़ती है, तब जाके EI और EI डैश मैप जो आपस में मैप होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम रोटेशन वाला मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन वाला मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं दोनों को कोइंसाइड करने के लिए EI और EI डैश को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के कोई ऑर्थोगोनल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही इन दोनों को आपस में मिला सकता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही, ऑर्थोगोनल जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वही इन दोनों को आपस में मिला सकती है। तो सपोज वो Q है, तो इसका मतलब है कि Q अगर EI पे एक्ट करे तो उसको EI डैश बना देती है। ये मेरा मतलब था कि कैसे जो E1 जो है वो E1 प्राइम, यानी Q एक्ट करे E1 पे तो क्या मिले E1 डैश, नया वेक्टर मिल जाए, ठीक है।
तो ये वही क्यू है जो उधर जो है वो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये डैश इधर लिख दिया और ये क्यू ई आई इधर लिख दिया। इसको मज़ीद जो है वो ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है। टी एम आई ई एम, वो जो टी ई आई जो लिखा था ना, टी ई आई शुरू अगर याद हो तो उससे ये टी की जगह क्यू है, क्यू ई आई को ये लिख लिया। अब यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाएंगी ना, ई वन डैश आ जाएगा, ये ओपन करेंगे, ई टू डैश आ जाएगा ये, और ई थ्री डैश आ जाएगा आपका ये आ गई ई वन डैश, ई टू डैश, ई थ्री डैश। और ये वो ही कंपोनेंट्स हैं क्यू वन वन, क्यू टू वन, क्यू थ्री वन। इससे जो है वो आप अपना जो है वो लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। पहली रो से आपका पहला कॉलम बनेगा, दूसरी रो से आपका दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरी रो से आपका तीसरा कॉलम बनेगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो है वो मैट्रिक्स आ जाएंगे, क्योंकि ये ई वन ई टू ई थ्री पे एक्ट कर रहा है ना। क्यू ई वन को उसने ये बना के दिया, क्यू ई टू को ये बना के दिया, क्यू ई थ्री को ये बना के दिया। तो ये क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन पूरी होगी, अभी देखी थी हमने। तो अगर अब देखते हैं क्यू वन वन की फॉर्म क्या आती है, वही फॉर्म आएगी जो आपने पहले पढ़ी है। क्यू वन वन निकालने के लिए आप सिंपली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना, डॉट लेना है ई वन के साथ, ताकि ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ये वन हो जाएगा, ये आ जाएगा ई वन डॉट ई वन डैश। तो ये डॉट अगर ओपन करें सिंपल तरीके से, जो आपको पता है, मॉड ऑफ ई वन डैश और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ई वन एंड ई वन प्राइम, तो ये आपका आ जाएगा, ये होता है वन वन हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ई वन एंड ई वन डैश। इसी तरह क्यू वन टू ये आता है ई वन डॉट ई टू डैश, वो ये आ जाता है सिंपल कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ई वन एंड ई टू डैश। और ये क्या आ गया जी आपका Q13 E1 डॉट E3 डैश, आपका क्या आ गया जी कोसाइन ऑफ E1 E3 डैश। और इसी तरह Q33 सिंपली आ गया जी आपका E3 डॉट E3 डैश, ये आ जाता है कोसाइन ऑफ E3 डैश। तो जनरली जो QIJ सिंपली फिर क्या आता है EI डॉट EJ डैश, तो ये आता है बेसिकली कोसाइन ऑफ EI EJ डैश, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन EI एंड EJ डैश। ये मैट्रिक्स आ गया आपका सिंपल, वही मैट्रिक्स जो आपने पहले पढ़ा था। तो ये वो मैट्रिक्स है जो EI और EI डैश को जो है वो कोइंसाइड करवाता है। तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से आप वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में, यानी दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हों, उनके बेसिस सारी बात, एक डैश ले लें, एक अन डैश ले, प्राइम ले लें, कि अन प्राइम ले लें, और उसके कंपोनेंट्स वेक्टर या टेंसर के कंपोनेंट्स दिए हों एक सिस्टम में, प्राइम में दिए हों, तो आप जो है वो अन प्राइम में जो है उसके कंपोनेंट्स लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आपको जो है वो EI और EI डैश को कोइंसाइड करवा रहा होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स you can write the components of either vector or tensor with respect to two sets of basis vector जो दिए हो उसको जो है आप लिख सकते हैं। यानी एक में दिए हो तो दूसरे में लिख सकते हैं। तो वही जो है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज का जिक्र था ना, कि वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होगा, इनके वेक्टर के कंपोनेंट्स का और टेंसर के कंपोनेंट्स का। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लॉज जो है वी विल डिराइव ट्रांसफॉर्मेशन लॉज फॉर वेक्टर एंड टेंसर। वेक्टर तो आपको पता है, और टेंसर जो है वो सेकंड ऑर्डर, वो समझ आ जाएगी उधर जब करेंगे।
तो इन दोनों के लिए हम डिराइव करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, और फिर फॉर एनी रैंक टेंसर जो है वो उस ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को हम क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। दो का डिराइव करेंगे, ऊपर हम जो है वो जनरलाइज कर देंगे। फिर तो अभी ये एग्जांपल करते हैं, जिस एग्जांपल में हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ई आई और ई आई डैश का। तो इस एग्जांपल में देखें क्या कहा गया है। इस एग्जांपल में ये कहा है कि हमें ई आई डैश कैसे हासिल होती हैं जब हम ई आई को रोटेट करवाते हैं अबाउट ई थ्री एक्सिस थ्रू एन एंगल 30। यानी ई वन इधर है, ई टू उधर है, ई वन डैश है, ई टू डैश है। तो हम जो है वो कैसे जा सकते हैं ई वन से ई वन डैश या और ई टू से ई टू डैश कैसे जा रहे हैं जी, एंगल 30 से रोटेट करवा रहे हैं अबाउट ई थ्री एक्सिस। तो तब हम ई वन प्राइम मिल रहा है, ई वन से ई वन प्राइम मिल रहा है, ई टू से ई टू प्राइम मिल रहा है। और क्योंकि जो है वी आर टेकिंग रोटेशन अबाउट ई थ्री एक्सिस, तो ई थ्री और ई थ्री डैश जो है वो आपस में कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, उनकी अबाउट रोटेशन है तो वो फिर चेंज नहीं होगी, वो दोनों जो है वो पैरेलल ही रहेंगी, वो कोइंसाइड करेंगी ई थ्री और ई थ्री डैश। तो मैट्रिक्स क्यू निकालना है, जो रोटेशन मैट्रिक्स आता है ना जी वो निकालना है। बेसिकली उसके 9 कंपोनेंट्स है ना। तो Q11 क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E1 डैश, E1 एंड E1 डैश, तो 30 निकाल लिया। इसी तरह Q12 कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E2 डैश, वो इस तरह निकाल लिया। ये सारे आपने 9 निकालने हैं। ठीक है जी, Q13 आपने इस तरह निकाल लिया, Q21 निकाल लिया, निकालने हैं ना बारी बारी। ये क्या है, चलो कर दूं। Q12 क्या आता है जी, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E2 डैश। E1 एंड E2 डैश क्या आ जाएगा, π/2 + 30। तो इसको निकालें तो माइनस साइन 30 तो आता है -1/2। Q13 क्या आता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E3 डैश, E1 एंड E3 डैश। तो क्योंकि E3 डैश और E3 कोइंसाइड करते हैं तो ये आ जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E3। तो ये 90 होता है तो 0 हो जाएगा। तो 2 1 हो तो कोसाइन एंगल बिटवीन E2 एंड E21 प्राइम, तो ये है E2 और ये है E1 प्राइम, तो वो आता है कोसाइन ऑफ π/2 - 30। तो ये आ जाता है जी आपका साइन 30। तो ये आ जाएगा आपका 1/2। इसी तरह अगर आप निकाल लें Q22, तो ये आएगा एंगल आपका कोसाइन ऑफ E2 डैश। तो ये आ जाएगा, ये आपका देख लें E2 और E2 डैश में आपका जो है वो 30 है, तो कोसाइन 30 आ जाएगा √3/2। (2 3) हो तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E2 एंड E3 प्राइम, तो E3 और E3 आपस E3 डैश और E3 आपस में पैरेलल होते हैं, तो ये आ जाता है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E2 एंड E3 कोसाइन 90 होता है ना, E2 और E3 0 आ जाएगा। इसी तरह Q31 होता है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E3 एंड E1 प्राइम, तो E3 की जगह E3 प्राइम लिख सकते हैं हम, तो ये है कि आपस में 90 होता है। ठीक है, तो ये नहीं कर देना कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E3 E1 की प्राइम की जगह E1 नहीं आ सकता। ठीक है, E3 की जगह E3 हम डैश लिख रहे हैं या E3 डैश की जगह E3 लिख रहे हैं, क्योंकि वही कोइंसाइड कर रहे हैं। तो 90 0। इसी तरह 3 2 ये भी 0, और इसी तरह 3 3 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1। तो मैट्रिक्स क्या बन गया 1। ये तो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका जो आपने उधर पढ़ा था ना, वो ये लिखा हुआ था ना, पूरा इस तरह लिखे हुए थे, वो जो पिछला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें यही चीज़ सारी लिखी हुई है। तो क्योंकि ये हम अबाउट x3 एक्सिस है तो कुछ 0 हो जाएंगे, इधर ही सारा कुछ करेंगे तो ये रह जाएगा, इसी को हमने लिख लिया, बाकी इसके ये 0 हो गए ना। तो ये E3 डैश E3 है, तो थीटा एंगल है, तो ये चीज़ डायरेक्ट आ गई। यानी बजाय इसके कि वो सारे अलग अलग निकालने के, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी ये आपका क्यू बन जाता है, कोई वो नहीं है, ये डायरेक्ट ही क्यू आ जाता है आपका। यानी सारे वो ना निकाले Q11 Q12 की, तो कुछ डायरेक्ट ना निकालें, तो ये लिखेंगे ना आपको, यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो 4 तो 0 हो जाते हैं, तो ये रह जाते हैं, ये एक तो वैसे ही 1 हो जाएगा, तो ये 4 रह जाते हैं, तो ये आगे, तो इससे आप ये क्यू लिख सकते हैं। तो थीटा पुट करें तो आपके पास क्यू आ जाएगा। ये मैंने इधर भी किया हुआ है, डायरेक्ट उधर पुट करेंगे तो आपका उधर ही क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये
दूसरा तरीका है, ठीक है। तो इसी को आपने जो है एंगल ये लेके करना है, और फिर आपने एंगल ये लेने हैं, लेकिन रोटेशन E2 एक्सिस के अबाउट लेनी है, और फिर रोटेशन E1 एक्सिस के अबाउट लेनी है। ये जो एग्जांपल है, इन दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग रोटेशन अबाउट E3 एक्सिस। यू आर आस्क्ड टू टेक द रोटेशन अबाउट E2 एक्सिस एंड E3 एक्सिस, सॉरी E1 एक्सिस विद दीज एंगल्स। जो तो आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आते जाएंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल तो होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आते जाएंगे, ठीक है। तो इसको कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।